नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अरुंधति रॉय की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं इस वीडियो का। अभी आपने देखा न्यूज़ क्लिक का मामला जो है वो ठंडा नहीं हुआ। उनके जो डायरेक्टर थे प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती, उनको 10 दिन की जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कपिल सिब्बल भी उनकी जमानत नहीं करवा पाया। अब इसी के साथ में परसों जो है एक नया मुकदमा और एफआईआर उसमें होने जा रही है, और वो है अरुंधति राय और साथ में जम्मू कश्मीर के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेख शौकत अली। और इन दोनों के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर आरोप है, उनको आपको समझना होगा। इन दोनों के ऊपर अलगाववादी सोच और विभाजनकारी सोच के तहत जो है वो मुकदमा दायर करने की जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हुआ है। और ये जो है ये सारा जो मामला है ये एलजी वीके सक्सेना ने जो है इनके ऊपर जो मुकदमा चलेगा उसमें मंजूरी दे दी है। अब हम इसको समझते हैं कि ये दोनों में समानता क्या है। तो इन दोनों में अभी जो है वो भारतीय सरकार जो है वो अलगाववादी सोच वालों के ऊपर जो है वो कड़ा प्रहार कर रही है और बड़े सख्त जो है उनके ऊपर एक्शन ले रही है। और ये उसी का नतीजा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरुंधति रॉय एक लेखिका है पैसे से, लेकिन अगर हम उनके लेखों को देखते हैं, वो जो लिखती है, अगर हम उसको विश्लेषण करें तो उनकी ज़्यादातर जो सोच है वो अलगाववाद की सोच है। अलगाववाद सोच का मतलब ये है कि एक अलग से देश या अलग से राज्य की मांग करना या विभाजनकारी सोच का जो है वो परिणाम है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो ये पूरा मामला जो है, जो सुशील पंडित, इन्होंने जो है ये कोर्ट का जो रुख किया था, और किया क्यों था उसको भी हम समझ लेते हैं। नवंबर 2010 में अरुंधति रॉय ने फ्रीडम ओनली द वे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, और उस कार्यक्रम का जो मोटो था वो था राजनीतिक जो बंदी थे उनको मुक्त कराने का। और उसमें अरुंधति रॉय को बुलाया गया था। अरुंधति रॉय वहाँ मौजूद थी, और जब उनको माइक मिला तो उन्होंने जो है एक भाषण दिया था, और भाषण का कुछ हिस्से मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो एक हिस्सा ये था कि जम्मू कश्मीर जो है वो कभी भी भारत का अभिन्न अंग रहा ही नहीं, और ये जो है वो भारत सरकार ऑलरेडी संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको स्वीकार कर चुकी है। मतलब उनका ये कहना था कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे आपको जो है वो मुद्दे मिल जाएंगे जिसमें अरुंधति रॉय, अगर कोरोना वैक्सीन की बात करें तो उस वक्त भी जो है वो अरुंधति रॉय ने मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे। एक तो मुसलमानों का नरसंहार करने का, और दूसरा जो है जो वैक्सीन जो थी उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। ये इस तरह के लेखक है। और इनकी सोच, जैसे हम बात कर रहे थे गौतम नवलखा, इससे पहले वाला जो मैंने एक एपिसोड बनाया था, कपिल सिब्बल जो है उनको जमानत नहीं दिलवा सका, तो गौतम नवलखा जो है वो भी इसी सोच कर आधारित थे। उनकी भी पूरी राजनीति और पूरी पृष्ठभूमि अगर हम देखें पत्रकार के तौर पे, तो वो सारी की सारी जो है वो राजनीतिक तौर पे जो बयानबाजी देते हैं वो कम्युनिस्ट एजेंडा चलाते हैं। और उनका जो था, ईडी ने जो साक्ष्य जो कोर्ट के सामने रखे वो ये थे कि हजारों मेल जो है उसमें जो चीनी प्रोपेगेंडा था, जिसमें अरुणाचल और जम्मू कश्मीर को जो है वो भारत के नक्शे में एक विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया जाए, ये इसको बेस लेके उनका जो था। फिर उसके बाद में फंडिंग हुई, जिसमें कुछ 9.5 करोड़ के आसपास जो पैसे थे वो एफडीआई के थ्रू, और बाकी के जो 28.5 करोड़ रुपए थे वो सर्विस एक्सपोर्ट के थ्रू उनको मिले, और उसमें अभिसार जैसे पत्रकार भी शामिल थे। लेकिन ये भी अगर मैटर हम देखें तो ये मैटर भी ऐसा ही था। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके और भी अगर स्पीच को हम उठाते हैं तो जेएनयू में भी इनका भाषण जो था वो भी ठीक ऐसे ही था। टुकड़े टुकड़े गैंग को ये समर्थन करते थे। तो इनकी सोच जो है वो पूरी अलगाववादी और विभाजनकारी। इसलिए ये सारा जो मैटर है एलजी वीके सक्सेना के पास, जो दिल्ली के उपराज्यपाल है, उनके पास गया, और उनके उसमें जो है इसके ऊपर मुकदमा चलाने की, और मुकदमा जो है वो कौन सी आईपीसी के तहत चलेगा उसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो धारा है आईपीसी की वो लगी है 153A। 153A का मतलब होता है कि दो समुदायों को आपस में लड़ाना। अब दोनों समुदाय आप समझ गए होंगे, दो समुदाय विशेष तौर से भारत में कौन से हैं। उन दोनों को आपस में लड़ाई झगड़ा कराने के और एक विभाजनकारी सोच पैदा करना। दूसरा जो है उस पर मुकदमा जो लगा है वो है 153B। 153B का मतलब होता है राष्ट्रीय अखंडता को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए।
इसके खिलाफ कैसे काम करते हैं, ये 153 बी का पार्ट होता है। और साथ में जो है 505 आईपीसी की जो धारा 505 है, उसका मतलब होता है भड़काऊ भाषण देना। और भड़काऊ भाषण देने का हमने गौतम नवलखा की जब हमने बात की थी कि 31 दिसंबर 2017 को उसने एक पुणे के यलगार में जो माओवादियों द्वारा चलाया जाता है उसमें एक स्पीच दिया था, और 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई जिसमें 17 के आसपास लोगों की मौत हो गई थी, और 18 जनवरी को उसके बाद न्यूज क्लिक में उनको जो है वो शेयर होल्डर बना दिया गया था। तो ये ठीक उससे मिलता जुलता सा एक मैटर जो है वो निकल के आ रहा है। इसके साथ में ये 3 धाराएं जो है 153A, 153B और 505, लेकिन इसमें एक धारा का उल्लेख मैं और करूंगा, 124A की भी जो है वो कोशिश की गई थी। ये राजभवन के अधिकारियों का एक आधिकारिक तौर पे एक जो है वो बयान है, लेकिन 124A इसका मतलब होता है राजद्रोह का केस चलाना। लेकिन 124A इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है इसके ऊपर रोक लगा रही है, इस पे सुनवाई जारी है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेती तब तक इस पे 124A नहीं लगेगी। लेकिन अभी जो मैंने धाराएं बताई आपको, उन धाराओं के तहत जो है अरुंधति रॉय और दूसरा शेख अली शौकत जो है इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। सुशील पंडित की जो एप्लीकेशन थी जिसके ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई है, उसमें 2 लोगों के नाम और थे, एक शाह गिलानी और दूसरे जो थे अब्दुल रहमान गिलानी। ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, लेकिन अभी जो है इन दोनों की मौत हो चुकी है, तो इनका तो नाम नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है इनका नाम बड़े जोर शोर से लिया जाएगा। अब वैसे अगर हम देखें तो 370 हटने के बाद में अरुंधति रॉय जो है वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा एक्टिव दिखी, और ज़्यादा एक्टिव दिखने के बाद में इन्होंने जो है वहाँ के लोगों को उकसाने का काम भी किया है। और उकसाने का काम, उनके जो भाषण होते थे उनमें ये होता था कि 370 जो है वो भारतीय सरकार हटा नहीं सकती क्योंकि ये असंवैधानिक प्रक्रिया का पार्ट है। और इसी के तहत आपको पता होगा अकबर लोन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर अभी सुनवाई चल रही है। हालांकि सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुरक्षित रख लिया है। और उसमें जो अकबर लोन जो थे, जो अभी सांसद अपने पार्लियामेंट के संसद के सांसद है और 3 बार के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है वो एमएलए भी रह चुके हैं, उनका एक अगर देखें ट्रैक रिकॉर्ड, तो उन्होंने भी जो है वो 2018 में जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी उसमें एक स्पीच दिया था और जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और वो जो है वो 370 के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, और उनका जो वकील है वो है कपिल सिब्बल। ये इनकी समानताएं हैं, और इनको बचाने में जो है वो कपिल सिब्बल का बहुत बड़ा रोल है। तो अभी इस मुकदमे में अगर हम देखें तो कपिल सिब्बल जो है मे भी हो सकता है, जहां तक मेरा है कि 100% जो है इनका जो वकील है वो कपिल सिब्बल ही होने वाला है, क्योंकि ऐसे मामले सारे कपिल सिब्बल ही देखता है। तो ये अरुंधति रॉय और दूसरा जो शेख अली शौकत जा था, उनके जो है नए मुकदमे की तैयारी है, और आने वाले दिनों में इसमें भी जो है वो राजनीतिक पार्टियां जो है गर्मजोशी के साथ बयानबाजी देंगी, वो हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अरुंधति रॉय कौन है। तो अरुंधति रॉय, वैसे अगर हम देखें तो अरुंधति रॉय का जो जन्म हुआ था वो 24 नवंबर 1961 को शिलोंग में हुआ था। मेघालय से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद में ये फिर दिल्ली आ गए, और फिर उसके बाद में इनके पेरेंट्स के बीच में इनके जो जब ये पैदा हुए उसके 4 साल के बाद में इनका तलाक हो गया। तो ये जो है ये अपने नाना नानी के वहाँ केरला में रहने लग गए। ये इनका जो है वो बैकग्राउंड है। और फिर उसके बाद में ये कॉलेज में जब कॉलेज लाइफ में ये गए तो इनको एक आर्किटेक्ट थे, और आर्किटेक्ट का जो नाम है वो है जॉर्ड। उनसे जो है इनका अफेयर चला, और उसके बाद में इन्होंने शादी की, लेकिन ये विवाह इनका ज़्यादा नहीं चल पाया था। इनका बहुत जल्दी जो है लव मैरिज थी, और तलाक भी बहुत जल्दी हो गया था। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा एक डायरेक्टर का, प्रदीप कृष्णन, और उनकी एक फिल्म आई थी मेसी साहब 1984 में। उसमें अरुंधति रॉय ने जो है वो एक्टिंग भी की थी, एक जनजातीय लड़की का रोल किया था, और इस एक्टिंग के बाद में इन्होंने जो है वो प्रदीप कृष्णन से विवाह कर लिया था। ये इनकी एक्टिंग है। इसके अलावा फिर उसके बाद में इन्होंने जो है वो लेखन का काम चुना। पहले इन्होंने एक्टिंग भी की, इसके अलावा ड्रामा और नाटक इन्होंने मंच शेयर किए, लेकिन उसके बाद में जब ये लेखिका बनी, तो लेखिका बनने के बाद में इनकी एक पहली बुक आई थी, द स्मॉल थिंग्स ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस नाम से करके कुछ बुक आई थी। और ये बुक इतनी फेमस हुई थी कि ये लगभग जब प्रकाशित हुई थी तब 15 से 18 देशों में ये बिकी थी, और टाइम्स मैगजीन ने इसके 5 सबसे ज़्यादा जो चर्चित बुक्स थी बिकने वाली, उनमें इसका नाम दर्ज है। और लगभग कहते हैं कि इसमें 8 करोड़ रुपए इनको जो है वो एडवांस इस बुक के लिए दिए गए थे।
तो ये ऐसा नहीं है कि प्रसिद्ध लेखक नहीं है, ये बहुत बड़ी एक लेखिका है। और लेकिन भारत में अगर हम इनका देखें तो इनका सारा रिकॉर्ड ये है जो देश विभाजन को लेके, अलगाववाद की सोच को लेके ही जो है वो लेख लिखती है। और यही जो लेख है आगे जाके आप इनके किसी भी लेख को, क्योंकि अखबारों में जितने भी जो इंटरव्यू देते हैं, इसके अलावा इन्होंने द वायर में भी एक इंटरव्यू दिया था। द वायर आपको अब समझ में आ गया होगा, जिसका करण थापर को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें भी जो है वो मोदी सरकार को, ये हमेशा जो है वो मोदी सरकार के कम्युनिस्ट एजेंडे को, वैसे अगर हम देखें तो चाइनीज एजेंडे को ये आगे बढ़ाते हैं, कम्युनिस्ट एजेंडे को, इसलिए ये हमेशा जो है वो बीजेपी की और स्पेशली मैं आपको बताऊं तो मोदी सरकार की ये प्रखर तौर से जो है वो पुरधुर विरोधी है। और इनके जो मुद्दे हैं, ये करण थापर को दिए इंटरव्यू को भी आप देख सकते हो, उसमें दबैर में इनका कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है वो फांसीवादी है और ये एक तानाशाह है, और बहुत जल्दी जो है इनके सितारे भी जो है वो गर्दिश में जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो दो चार लोगों को ही जो है, अमीर लोगों की ये सरकार है जिनको ये फायदा पहुंचाते हैं। और वो सारे जो है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, चाहे वो खरीदने वाले हो चाहे बेचने वाले हो, जिसमें दो खरीदने वाले हैं दो बेचने वाले। मतलब इनका सीधा सीधा जो था वो अटैक जो था वो अंबानी और अडानी जो है उस फैमिली के ऊपर था, कि इनके जो रिश्ते हैं वो सारा जो भारतीय सरकार है वो इनको फायदा पहुंचाती है। दूसरा, माइनॉरिटी को लेके, हिंदू मुसलमान को अगर हम विभाजनकारी जिसकी बात करते हैं, विभाजन करना, उनके बीच में जो दरार डालना, उनका काम भी ये करती है, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो भारतीय सरकार जो है वो माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं करती है, मुसलमानों को नहीं देखना चाहती, इसलिए मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी करती है, इनके विभाजन की तैयारी करती है। तो ये इनके जो है वो बड़े फेमस जो डायलॉग्स जिसकी हम बात करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एक नहीं है कि हम एक की बात करें। तो ये गौतम नवलखा जो न्यूज क्लिक का मामला है, ये उससे मिलता जुलता मामला अभी तक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, क्योंकि पहले एक एफआईआर अभी दर्ज होगी, जो धाराएं मैंने बताई थी 153 ए, 100, उसके बाद में 153 बी और 505, तीनों धाराएं मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगा। एक जो है दो समुदायों के बीच में जो है वो गैप पैदा करना, दरार डालना, उनको आपस में लड़ाना। दूसरा जो है वो है राष्ट्र की अखंडता के विरुद्ध वक्त करना, और एक जो है वो है भड़काऊ भाषण देना। राजद्रोह का मुकदमा जब तक सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है तब तक इनके ऊपर वो धारा नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद में ये देखा जाएगा कि वो धारा लगेगी या नहीं लगेगी। अब एफआईआर होगी, फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी, और फिर उसके बाद में ये देखा जाएगा कि ये मामला जो है वो कहाँ तक पहुंचता है। लेकिन अब लग ये रहा है कि इनका जो है वो बचना बहुत मुश्किल है। क्यों बचना मुश्किल है? क्योंकि इनके पास में जो है वो मुकदमा चलाने के लिए, क्योंकि एक होता है कि सीधा एक मुकदमा चलता है, फिर उसके बाद में एविडेंस इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन इनके अरुंधति राय और शेख शौकत अली का जो ये वाला जो मैटर है, इसमें ऑलरेडी जो राजनिवास जहाँ पे विके सक्सेना बैठते हैं, तो उनके पास में एनफ एविडेंस है मुकदमा चलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे स्पीच दिए हैं और ऐसे लेख इन्होंने बार बार, एक बार नहीं बार बार इन्होंने लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होने के बाद में ये मुकदमा दायर हुआ है। तो अब जो है, अब अगर इनके ऊपर ये अभियोग चलाया जाता है तो फिर आपको इसका रिजल्ट भी जो है, हालांकि ये है कि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि अभी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है, तो उसके बाद में ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अभी एफआईआर जाएगी, फिर उसके बाद में अरेस्ट वारंट जो भी प्रक्रिया होती है उसके बाद कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, फिर ये देखा जाएगा कि इसमें जो है वो जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और फिर उसके बाद में ट्रायल चलेगा। तो ये लंबा जो मामला जो तो है वो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर हम कह सकते हैं जैसे न्यूज क्लिक के साथ जो हो रहा है ठीक वैसी ही गतिविधियां हैं, तो लगता है कि प्रबीर पुरकायस्थ और इनकी जगह जो है अब बहुत जल्द इन दोनों को, चाहे अरुंधति रॉय या शेख अली शौकत जो है, इनको भी देखा जा सकता है। तो ये जो है ये भारत की विभाजनकारी सोच के ऊपर एक, जिसको कहते हैं कि भारतीय सरकार का एक बहुत मजबूत वाला और बहुत स्ट्रांगली जिसको हम कहते हैं कि हथौड़ा मारा जाने वाला ये वाला काम है। बाकी नतीजे जो है उनका हमें इंतजार करना पड़ेगा। और ये वैसे अगर हम देखें तो ये मीडिया में कहीं भी ये न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ जगह पे इसको अगर हम गूगल सर्च करेंगे या कुछ जगहों पे जो है ये बाकायदा स्टेटमेंट के साथ ये न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और साथ में अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया, जानकारी आपको अच्छी लगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।